ऑडियो बुक किसी और से ज्यादा खुद से प्यार करना सीखें। नमस्ते। खुद से प्यार करना एक ऐसा कौशल है जिसे विकसित करने के लिए कई लोग संघर्ष करते हैं। फिर भी ये सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है जो आप विकसित कर सकते हैं। जब आप वास्तव में खुद को महत्व देना और अपनी देखभाल करना सीखते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ बदल जाता। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है और आपकी खुशी दूसरों पर कम निर्भर हो जाती है। यह स्वार्थी या सिद्ध होने के बारे में नहीं है। यह अपने मूल्य को पहचानने और हर दिन खुद के साथ वो दया और सम्मान का व्यवहार करने के बारे में है जिसके आप हकदार हैं। इस ऑडियो बुक में आप इस यात्रा को अभी शुरू करने में मदद करने के लिए व्यावहारिक कदम और ईमानदार सलाह खोजेंगे। आप सीखेंगे कि अपने डर का सामना कैसे करें, अपने आंतरिक आलोचक को कैसे शांत करें, स्वस्थ सीमाएं कैसे निर्धारित करें और ऐसी आदतें कैसे बनाएं जो आपकी मानसिक और भावनात्मक भलाई का समर्थन करती हैं। अगर आपने कभी खुद को फंसा हुआ या अनिश्चित महसूस किया है कि खुद से और ज्यादा प्यार कैसे करें, तो यह ऑडियो बुक आपको सरल वास्तविक जीवन की क्रियाओं के माध्यम से मार्गदर्शन करेगी जो एक बड़ा बदलाव लाती हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत तक आपके पास बिना किसी अपराध बोध या झिझक के खुद को पहले रखना शुरू करने के लिए उपकरण और प्रेरणा होगी। चलिए आत्म प्रेम की इस यात्रा को शुरू करते हैं। अध्याय 1, हर दिन अपने सच्चे स्वरूप को अपनाएं। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके सामने एक विकल्प होता है। आप या तो वो व्यक्ति बन सकते हैं जो दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करता है, या आप अपने सच्चे स्वरूप में जीना चुन सकते हैं। यह एक निर्णय हर दिन दोहराया जाता है। यह तय करता है कि आप कैसा महसूस करते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे बढ़ते हैं और आप जीवन का अनुभव कैसे करते हैं। अधिकांश लोग कभी रुककर खुद से ये नहीं पूछते कि वे वास्तव में कौन हैं, क्योंकि वे ये बनने में बहुत व्यस्त हैं कि दुनिया उन्हें क्या बनाना चाहती है। वे अपनी छवि और प्रतिष्ठा के अनुसार जीते हैं, न कि अपने मन की शांत ईमानदार सच्चाई के अनुसार। दुनिया आपको खुद को स्वीकार करना नहीं सिखाती, यह आपको अपनी खामियों को ठीक करना, तुलना करना और प्रतिस्पर्धा करना सिखाती है। याद रखें, तुलना प्रामाणिकता की दुश्मन है। आपको बताया जाता है कि आपको प्यार कमाना होगा और खुद होने के लिए अनुमति लेनी होगी, लेकिन ये सच नहीं है। आप जन्म से ही योग्य थे। आपको प्यार कमाने की जरूरत नहीं है, आपको इसे अनुमति देने की जरूरत है। आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को समझने की जरूरत है। अपने सच्चे स्वरूप को अपनाने का मतलब है इस शोर से दूर हटना और बिना किसी फिल्टर या मुखौटे के आईने का सामना करना। ये उस व्यक्ति का सम्मान करने के बारे में है जो आप हैं, न कि वो व्यक्ति जो दूसरे आपसे चाहते हैं। जब आप दूसरों को खुश करने के लिए खुद को छोड़ देते हैं तो आप खुद से जुड़ाव खो देते हैं और छोटा, कमजोर और ज्यादा कटा हुआ महसूस करते हैं। शर्म एक झूठी है और यह आपको बताती है कि आप जैसे हैं वैसे काफी नहीं हैं। पहला व्यावहारिक कदम जागरूकता के साथ शुरू होता है। अपने दिन के बीच में रुकें और खुद से एक सरल सवाल पूछें, क्या मैं अभी वास्तविक हो रहा हूं? यह शांत सवाल सब कुछ उजागर कर देता है। क्या आप अपना सच बोल रहे हैं या जो सुरक्षित है वो कह रहे हैं? हर जवाब आपको उस व्यक्ति के करीब लाता है जो आप वास्तव में हैं। आप खुद से प्यार नहीं कर सकते अगर आप हमेशा खुद को छोड़ रहे हैं, और ये यात्रा आपके उन विचारों से गहराई से जुड़ी हुई है जिन्हें आप अपने बारे में सोचते हैं। अध्याय 2, सकारात्मक और ईमानदार आत्मचर्चा से नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। अधिकांश लोग अपने जीवन को इस बात से अनजान जीते हैं कि वे कितनी बार चुपचाप अपने खिलाफ बोलते हैं। ये आंतरिक निर्णय चुपचाप उठते हैं, फुसफुसाते हैं, तुम काफी अच्छे नहीं हो या तुमने फिर से गड़बड़ कर दी। इन विचारों को अक्सर बिना सवाल किए सच मान लिया जाता है और समय के साथ वे आपकी आत्म छवि को आकार देते हैं। आपके दिमाग में आने वाले हर विचार पर आपका नियंत्रण नहीं होता, लेकिन आप ये जरूर चुन सकते हैं कि किस पर विश्वास करना है और किसे बढ़ावा देना है। हर विचार आपके ध्यान का पात्र नहीं होता। एक विचार एक सुझाव है, एक फैसला नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर नकारात्मक विचार तर्क पर आधारित नहीं होते। वे तथ्यों के भेस में भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं। अपने मन में उठने वाले विचारों को चुनौती देना सीखना ही स्थायी परिवर्तन की नींव है। यह नकली सकारात्मकता के बारे में नहीं है, बल्कि खुद से इस तरह सच बोलने के बारे में है जो विकास का समर्थन करता है, न कि उसे रोकता है। जब कोई नकारात्मक विचार आपको नीचे खींचने की कोशिश करे तो आपको उसे रोकना होगा। आप स्थिर करने वाले वाक्यांशों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे यह क्षण कठिन है लेकिन यह मुझे परिभाषित नहीं करता है, या मैं सीख रहा हूं और इसका मतलब है कि मैं बढ़ रहा हूं। ये वाक्यांश केवल आरामदायक नहीं है, वे स्थिर करने वाले। वे आपको तब खड़े होने की जगह देते हैं जब आपकी भावनाएं आपको गिराने की कोशिश कर रही होती हैं।
ये नकारात्मक विचार पैटर्न अक्सर अतीत के अनुभवों से सीखे जाते हैं, जैसे कि आलोचना या उपेक्षा। लेकिन ये सीखी हुई आदतें भुलाई जा सकती हैं। आप सोचने का एक नया तरीका बना सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने विचारों को निर्देशित करने का अभ्यास करते हैं, आप अपनी भावनाओं पर अधिक नियंत्रण हासिल करते हैं। और जब आपकी आंतरिक दुनिया अधिक संतुलित हो जाती है, तो आप बाहरी दुनिया के डर का सामना करने की ताकत बनाना शुरू कर देते हैं। अध्याय 3, कदम दर कदम डर का सामना करके लचीलापन बनाएं। डर समस्या नहीं है, डर से बचना समस्या है। हर बार जब आप उससे बचते हैं जो आपको डराता है, तो आप उसे और अधिक नियंत्रण देते हैं। आप अपने आत्मविश्वास को सिकोड़ते हैं, अपने विकल्पों को सीमित करते हैं और अपने विकास को धीमा कर देते हैं। लचीलापन डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर की उपस्थिति के बावजूद आगे बढ़ते रहने का कौशल है। डर को कमजोर करने का एकमात्र तरीका है उसका सामना करना, और बिना अभिभूत हुए ऐसा करने का एकमात्र तरीका है इसे धीरे धीरे, कदम दर कदम करना। आपको निडर बनने के लिए किसी गुप्त सूत्र की आवश्यकता नहीं है। आपको ये सीखने की जरूरत है कि डर होने पर भी कैसे आगे बढ़ते रहना है। उन स्थितियों के बारे में सोचें जिनसे आप बचते हैं, कठिन बातचीत, अपरिचित वातावरण या व्यक्तिगत लक्ष्य जिन्हें आपने स्थगित कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने सबसे बड़े डर का सामना कल न करें। इसके बजाय उस डर का एक छोटा संस्करण लें और उसका सामना इस तरह से करें जो प्रबंधनीय लगे। आप एक ऐसे क्षण में बोल सकते हैं जब आप सामान्य रूप से चुप रहते हैं। हर बार जब आप कुछ मुश्किल में एक छोटा कदम उठाते हैं, तो आप अपनी भावनात्मक मांसपेशी का निर्माण करते हैं और अपने तंत्रिका तंत्र को सिखाते हैं कि असुविधा खतरे के समान नहीं है। जब डर बढ़ रहा हो, तो आपकी आत्मचर्चा पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती है। यदि आपकी आंतरिक आवाज कहती है तुम असफल होने वाले हो, तो आप हिचकिचाएंगे। लेकिन अगर ये कहती है तुमने पहले भी कठिन काम किए हैं, तो आप गति प्राप्त करते हैं। आपको जोरदार आत्मविश्वास की जरूरत नहीं है, आपको बस भीतर से स्थिर समर्थन की जरूरत है। जैसे जैसे आप डर का सामना कदम दर कदम करते हैं, आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, और ये साहस आपको बिना किसी माफी के अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देने की ताकत से जोड़ता है। अध्याय 4, बिना अपराध बोध या झिझक के अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। जीवन में एक समय आता है जब आपको अपनी देखभाल करने के लिए किसी की अनुमति का इंतजार करना बंद करना पड़ता है। सच्ची ताकत असीमित आत्म बलिदान के बारे में नहीं है। सच्ची ताकत यह जानने में है कि कब पीछे हटना है और कहना है मैं भी मायने रखता हूं। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थी कार्य नहीं है, बल्कि ताकत और स्थिरता के लिए एक आवश्यक अभ्यास है। समाज ने आपको दूसरों को पहले रखने के लिए पुरस्कृत किया है, लेकिन लगातार खुद की उपेक्षा करने की कीमत भारी होती है। ये थकावट, कड़वाहट और खुशी के शांत नुकसान की ओर ले जाती है। खुद को प्राथमिकता देने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से कम प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि आप खुद को उस देखभाल में शामिल करना सीख रहे हैं जो आप इतनी आसानी से दूसरों को देते हैं। अपनी शांति की कीमत पर हर किसी को सहज महसूस कराना आपका काम नहीं है। इसकी शुरुआत खुद के प्रति ईमानदार होने से होती है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। शायद ये एकांत है, शायद ये समर्थन है, या शायद ये कम प्रतिबद्धताएं हैं। जो भी हो, उसे नाम देने की अनुमति दें, क्योंकि यदि आप इसे नाम नहीं दे सकते तो आप इसकी रक्षा नहीं कर सकते। नहीं कहना सीखें, बिना ज्यादा समझाए। एक सरल, सम्मानजनक नहीं पर्याप्त है। आपकी जरूरतों को दूसरों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आपके ध्यान की आवश्यकता है। जब आप खुद को पहले रखना शुरू करते हैं, तो अपराध बोध का भाव उठना स्वाभाविक है। उस अपराध बोध को एक सीखी हुई प्रतिक्रिया के रूप में पहचानें, न कि एक नैतिक कंपास के रूप में। इसे स्वीकार करें, लेकिन इसे अपने निर्णयों को निर्देशित न करने दें। आप जितना अधिक इसका अभ्यास करेंगे, अपराध बोध उतना ही शांत होता जाएगा। अपनी जरूरतों को पूरा करने की यह अवधारणा सीधे उन दैनिक आदतों को विकसित करने से जुड़ी है जो आपके समग्र मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करती हैं। अध्याय 5, अपने मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाली दैनिक आदतें विकसित करें। मानसिक स्वास्थ्य बड़े इशारों पर नहीं, बल्कि छोटे निरंतर दैनिक कार्यों पर बनाया जाता है, जो एक स्थिर और संतुलित आंतरिक दुनिया का निर्माण करते हैं। ये हर दिन अपने मन के लिए कुछ दयालु करने की शांत शक्ति के बारे में है। समय के साथ ये दैनिक आदतें ये आकार देना शुरू कर देती हैं कि आप कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और दुनिया पर प्रतिक्रिया करते हैं। यहाँ कुछ मुख्य दैनिक आदतें हैं जो आपके मानसिक स्वास्थ्य का पोषण करती हैं। शांत इरादे से दिन की शुरुआत करें। तनाव में सीधे कूदने के बजाय एक पल की शांति लें। गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि आपको योग्य होने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सूचना और बातचीत में चयनात्मक रहें। ध्यान दें कि कुछ सामग्री या लोग आपको कैसा महसूस कराते हैं।
यदि कुछ आपको चिंतित छोड़ देता है तो दूरी बनाना ठीक है। कोमल गति, जेंटल मूवमेंट, एक छोटी सी सैर, खिंचाव या नृत्य आपको अपने शरीर से फिर से जोड़ सकता है। संतुलित आत्मचर्चा, जब मन तुम असफल हो रहे हो कहे तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं के साथ जवाब दें। इमोशनल चेक इन, बस 2 मिनट के लिए रुकें और पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं। मौन के क्षण, बिना किसी विकर्षण के कुछ मिनट आपको अपनी सांस पर लौटने की अनुमति देते हैं। नींद को प्राथमिकता दें, नींद व्यर्थ समय नहीं है, यह आवश्यक मरम्मत है। जर्नलिंग, अपने विचारों को कागज पर उतारने से स्पष्टता हासिल करने में मदद मिलती है। सार्थक जुड़ाव, उन लोगों के लिए समय निकालें जो आपको समझते हैं। छोटे आनंद, हर दिन खुद को कुछ ऐसा दें जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर सकें, जैसे पसंदीदा गाना या धूप में बैठने का एक पल। इन आदतों का अभ्यास करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की रक्षा के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना सीखना आवश्यक है। अध्याय 6, अपनी ऊर्जा की रक्षा के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। जब आपकी ऊर्जा लगातार उन दिशाओं में खींची जा रही हो जो आपको खत्म कर देती हैं, तो फलना फूलना मुश्किल है। सीमाएं निर्धारित करना कोई स्वार्थी कार्य नहीं है, ये अस्तित्व और आत्मसम्मान के लिए एक आवश्यक उपकरण है। ये आपको बर्नआउट और नाराजगी से बचाता है। आपको दूसरों को यह सिखाना होगा कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करें। प्रभावी सीमाएं निर्धारित करने का मूल सिद्धांत सरल है, एक सीधा, सम्मानजनक नहीं पर्याप्त है। आपको लंबी व्याख्याएं देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग वास्तव में आपकी परवाह करते हैं वे आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। जो लोग लगातार आपकी सीमाओं को धक्का देते हैं वे आपको दिखा रहे हैं कि वे आपसे जुड़ाव नहीं बल्कि नियंत्रण चाहते हैं। सीमाओं और प्रेम के बीच एक गहरा संबंध है। आप किसी से प्यार कर सकते हैं और फिर भी अपनी शांति की रक्षा के लिए सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। सच्चा जुड़ाव ईमानदारी पर बनता है, आत्म बलिदान पर नहीं। सीमा निर्धारण के लिए व्यावहारिक रणनीतियों में प्रतिबद्ध होने से पहले रुकना शामिल है। जब कोई आपसे कुछ पूछता है तो कहने की अनुमति दें, मैं आपको बाद में बताता हूं। यह आपको खुद से जांचने का समय देता है। अध्याय 7, अपनी आत्मसराहना बढ़ाने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञता कठिनाई से इनकार नहीं है, बल्कि ध्यान को इस बात से हटाने का एक जानबूझकर किया गया अभ्यास है कि क्या कमी है और उसे उस पर केंद्रित करना है जो पहले से मौजूद है। जब आप जानबूझकर कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो आप खुद को और अपने जीवन को एक नरम, अधिक ईमानदार नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। यह अभ्यास आपको आत्म आलोचना से आत्म पहचान की ओर ले जाता है। आप इस बात की सराहना करना शुरू करते हैं कि आप कितनी दूर आ गए हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए पहला व्यावहारिक कदम सरल है। हर दिन खुद को किसी एक छोटी सी चीज के लिए धन्यवाद देकर शुरुआत करें। हो सकता है कि आपने एक कठिन क्षण को शांति से संभाला हो। इन छोटी जीतों को स्वीकार करने से आपको याद आता है कि विकास हो रहा है। कठिन दिनों में भी कृतज्ञता एक लंगर के रूप में कार्य करती है। यह आपको जटिलता के लिए जगह बनाने की अनुमति देती है, उदाहरण के लिए दर्द में होना और फिर भी समर्थन के लिए आभारी होना। अध्याय 8, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लें। कोई और आपको दुख से बचाने नहीं आ रहा है। यह सच पहली बार में कठोर लग सकता है, लेकिन यह गहरा मुक्तिदायक भी है। जिस क्षण आप दूसरों का इंतजार करना बंद कर देते हैं कि वे आपके जीवन को ठीक करेंगे, आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। खुशी वो चीज नहीं है जो कोई आपको दे सकता है, ये वो चीज है जिसे आप छोटे छोटे विकल्पों से बनाते हैं। खुशी को बाहर से खोजने से प्रतीक्षा और निराशा का एक चक्र बनता है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आप अपनी कहानी को आगे कैसे बढ़ाते हैं। इसका मतलब है खुद से कठिन सवाल पूछना, जैसे आप ऐसा क्या सहन कर रहे हैं जो दवा बना रहा है। आराम और खुशी के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। आराम आपको जाने पहचाने दर्द में रख सकता है। सच्ची खुशी के लिए अक्सर शुरुआत में बदलाव और सीमा निर्धारण की असुविधा की आवश्यकता होती है। जब आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेना चुनते हैं तो आप खुद को चुनने के अपराध बोध को छोड़ना शुरू कर देते हैं। अध्याय 9, अपने और पिछली गलतियों के प्रति क्षमा विकसित करें। आप उन चीजों के लिए खुद को दंडित करना जारी नहीं रख सकते जो आप तब नहीं जानते थे। आप उस समय की समझ और जागरूकता के साथ सबसे अच्छा कर रहे थे। जवाबदेही और आत्मदंड के बीच एक अंतर है। सच्चा विकास अपनी गलतियों से सीखने और फिर अपराध बोध के बोझ को खींचे बिना आगे बढ़ने की अनुमति देने से आता है। आत्मक्षमा का मूल तर्क यह है कि पिछली गलतियों पर टिके रहना खुद के खिलाफ हथियार का उपयोग करने जैसा है। कोई भी पीड़ा अतीत को फिर से नहीं लिख सकती। उपचार के लिए धैर्य और करुणा की आवश्यकता होती है। आत्मक्षमा के लिए व्यावहारिक भाषाई बदलाव शक्तिशाली हो सकते हैं। मुझे बेहतर पता होना चाहिए था को मैं अब बेहतर जानता हूं से बदलें।
भाषा में ये छोटा सा बदलाव पहचान में एक बदलाव बन जाता है। आप दर्द से पहचान करना बंद कर देते हैं और विकास से पहचान करना शुरू कर देते हैं। अध्याय 10। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटी जीतों का जश्न मनाएं। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना स्थायी आत्मविश्वास के निर्माण के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। ये छोटी जीतें प्रगति के निर्माण खंड हैं। जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं तो आप अपने इस विश्वास को मजबूत करते हैं कि आप सक्षम हैं। छोटी जीतों का जश्न मनाने की मुख्य विधियों में ये परिभाषित करना शामिल है कि आपके लिए व्यक्तिगत रूप से जीत का क्या मतलब है और उपलब्धियों की एक पत्रिका रखना। उत्सव को भव्य होने की आवश्यकता नहीं है। आत्म स्वीकृति के सरल कार्य आपके मस्तिष्क को सकारात्मक अनुभवों को नोटिस करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त हैं। यह अभ्यास एक सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप बनाता है। अध्याय 11। आपको खुशी देने वाली गतिविधियों में समय निवेश करें। खुशी एक विलासिता नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा में एक आवश्यक निवेश है। जब आप उन गतिविधियों के लिए जानबूझकर समय निकालते हैं जो आपको रोशन करती हैं, तो आप अपनी भावनात्मक भलाई पर नियंत्रण वापस ले लेते हैं। ये फिर से खोजने की प्रक्रिया कि आपको क्या खुशी देती है, आत्मान्वेषण की मांग करती है। उन क्षणों पर विचार करें जब आपने सबसे अधिक जीवंत महसूस किया। रचनात्मकता, जुड़ाव और शारीरिक गतिविधि सभी खुशी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। रचनात्मक को खुद को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करने की अनुमति देती है। अध्याय 12। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो विकास का समर्थन करते हैं। आप जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, उनका आपकी मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विकास का समर्थन करने वाले व्यक्तियों के साथ खुद को घेरना एक रणनीतिक कार्य है। ये रिश्ते एक ऐसी नींव बन जाते हैं जो आपको ऊपर उठाती है। एक सहायक व्यक्ति निर्णय के बिना सुनता है, ईमानदार प्रतिक्रिया प्रदान करता है और आपकी सफलताओं का जश्न मनाता है। इसके विपरीत नकारात्मक व्यक्ति आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। अपनी वर्तमान रिश्तों का मूल्यांकन करना और सक्रिय रूप से प्रेरक समुदायों की तलाश करना शामिल है। अध्याय 13। हमेशा पूर्णता के बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। सिद्ध होने की इच्छा आपको निराशा के एक चक्र में फंसा सकती है। पूर्णतावाद एक जाल है। इसके बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना आपका ध्यान उन कदमों की ओर ले जाता है जो आप हर दिन उठाते हैं। प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने की व्यावहारिक रणनीतियों में छोटे, मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना, प्रयास का जश्न मनाना और अपनी प्रगति को दूसरों के बजाय अपने पिछले स्वयं के खिलाफ मापना शामिल है। एक प्रगति उन्मुख मानसिकता आत्मकरुणा और सीखने को बढ़ावा देती है। यह गलतियों को सबक के रूप में फिर से परिभाषित। अध्याय 14। नहीं कहना सीखें और अपनी सीमाओं का सम्मान करें। नहीं कहने की क्षमता आत्मसम्मान के कार्य के रूप में परिभाषित की गई है। जब आप अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं तो आप उस चीज के लिए जगह बनाते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। थकान और अभिभूत होना ऐसे संकेत हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नहीं कहने की प्रभावी तकनीकों में सरल, दृढ़ और दयालु संचार का उपयोग करना शामिल है, बिना ज्यादा माफी मांगे। दूसरों को नहीं कहना असल में खुद को हाँ कहना है। अध्याय 15। मजबूत बनने के लिए असफलताओं को सबक के रूप में उपयोग करें। असफलताएं व्यक्तिगत विफलताएं नहीं हैं, बल्कि सीखने के अवसर हैं। जब आप उन्हें विकास के नजरिए से देखते हैं तो ये चुनौतियां चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक कदम बन जाती हैं। असफलताओं को सबक में बदलने की प्रक्रिया में शामिल हैं। बिना किसी दोष की स्थिति को स्वीकार करना, जिज्ञासा के साथ विश्लेषण करना और सीखे गए सबक को लागू करना। विश्वसनीय गुरुओं से दृष्टिकोण मांगना आपको स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। अध्याय 16। संदेह के क्षणों में खुद से विनम्रता से बात करें। जब संदेह आता है तो ये अक्सर कठोर विचारों को साथ लाता है। इन क्षणों में खुद से विनम्रता से बात करना एक शक्तिशाली उपकरण है। आंतरिक संवाद को बदलने के लिए जागरूक बने और इसे दयालु बयानों से बदलें। यहाँ कुछ प्रतिज्ञान हैं। मैं काफी हूँ, मैं सीख रहा हूँ और बढ़ रहा हूँ। यह क्षण कठिन है, लेकिन मैं इससे निपट सकता हूँ। आत्म विनम्रता का मतलब है कि आप अपने आप को उसी देखभाल के साथ व्यवहार करें जो आप एक दोस्त को देंगे। अध्याय 17। एक दैनिक अनुष्ठान बनाएं जो आपकी आत्मा को केंद्रित करे। एक दैनिक अनुष्ठान एक जानबूझकर किया गया अभ्यास है जो आपको स्थिर करता है। यह एक अभयारण्य के रूप में कार्य करता है। अपने अनुष्ठान में शामिल करने के लिए यहाँ कुछ प्रमुख तत्व दिए गए हैं। चिंतन के लिए जर्नलिंग, कृतज्ञता व्यक्त करें। कोमल गति, खिंचाव या योग। विजुअलाइजेशन, खुद को शांत और आत्मविश्वासी होने की कल्पना करें। प्रतिज्ञान, एफर्मेशंस, मैं केंद्रित और सक्षम हूं जैसे कथन दोहराएं। मौन, बिना निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करें। अध्याय 18।
अपने सर्वश्रेष्ठ स्व की कल्पना करें और उसकी ओर काम करें। अपने सर्वश्रेष्ठ स्व की कल्पना करना एक परिवर्तनकारी अभ्यास है। विजुअलाइजेशन इसलिए काम करता है क्योंकि मस्तिष्क वास्तविक और काल्पनिक अनुभवों के बीच पूरी तरह से अंतर नहीं कर सकता है। व्यावहारिक कार्यप्रणाली में शामिल है अपने सर्वश्रेष्ठ स्व की ज्वलंत विस्तार से कल्पना करना और उस दृष्टि के साथ संरेखित ठोस लक्ष्य निर्धारित करना। विजुअलाइजेशन आपको सीमित विश्वासों की पहचान करने में मदद करता है। अध्याय 19 स्वार्थी या कमजोर महसूस किए बिना आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। इस गलत धारणा को चुनौती दें कि आत्म देखभाल स्वार्थी है। इसे जिम्मेदारी का एक मूलभूत कार्य मानें। आत्म देखभाल के विभिन्न आयामों में शामिल हैं शारीरिक देखभाल, पर्याप्त नींद और पौष्टिक भोजन। भावनात्मक देखभाल, अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना। मानसिक देखभाल, सीमाएं निर्धारित करना और सचेतनता का अभ्यास करना। एक संतुलित और स्वस्थ व्यक्ति अपने प्रियजनों को अधिक प्रामाणिक रूप से दे सकता है। अध्याय 20 चुनौतियों के माध्यम से खुद से पूरी तरह प्यार करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। यह अंतिम अध्याय अंतिम प्रतिबद्धता है। खुद को बिना शर्त प्यार करने का चुनाव करना, विशेष रूप से जब विपत्ति आती है। ये एक सचेत निर्णय है कि बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने मूल्य का सम्मान किया जाए। इस प्रतिबद्धता के प्रमुख साधनों में आत्म करुणा और समर्थन के साथ खुद को घेरना शामिल है। यह प्रतिबद्धता एक कट्टरपंथी कार्य है। याद रखें, खुद से पूरी तरह प्यार करने की बद्धता विपत्ति को अवसर में बदल देती है। ये आपको लचीलापन, अनुग्रह और अटूट आत्मसम्मान के जीवन जीने के लिए सशक्त बनाती है। आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। खुद से प्यार करना ही सबसे बड़ी क्रांति है।